हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम बहुत सी ख़बरों को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं और ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ हमारे आसपास हो रहा है उसके बाद क्या हो सकता है और जो कुछ हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है। ये बहुत ही अहम इश्यूज़ हैं। इस वक्त डॉक्टर कफ़ील जो गोरखपुर के अस्पताल के डॉक्टर, जो अब दुनिया भर में काफ़ी मशहूर हुए हैं, लेकिन वो बहुत तकलीफ़ से गुज़रे हैं और वो उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज़मानत दी है और फौरी तौर पर छोड़ने के लिए कहा। इससे पहले भी एक अदालत ने कोई फ़ैसला किया था, फिर उनको रोक दिया गया था, रिहाई नहीं हुई थी। अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो अदालत है उसका रुख निस्बतन सख्त नज़र आया है इस मामले में कि मथुरा जेल से उन्हें फ़ौरन छोड़ा जाए। इस सब को समझने के लिए कानूनी पहलू और सियासी पहलू, इसको समझने के लिए मेरे साथ ख़ास मेहमान हैं वदूद साजिद साहब, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनसे हम बात करेंगे। बात शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहूँगा कि वदूद साजिद साहब का एक यूट्यूब चैनल है VNI व्यूज़ नेटवर्क इंटरनेशनल। उसका लिंक हम अपनी इस वीडियो के साथ दे रहे हैं, उस पर आप जाएं और उनका चैनल देखें और सब्सक्राइब करें। वदूद साजिद साहब, आप बताइए कि डॉक्टर कफ़ील का जो ये ज़मानत का फ़ैसला है वो कितना अहम है और इससे क्या रिफ़्लेक्ट हो रहा है। आखिर एक लंबे वक्त तक उनको एक तरह से जेल में रखा गया, सख्तियों से गुज़रना पड़ा, उनकी फैमिली के लोगों की जो ख़बरें आ रही हैं वो बहुत ही तकलीफ़ से गुज़रे हैं और उनके नज़रियात को सही समझने वाले वो इंसान जिसने दर्जनों बच्चों की जान बचाई, उसको कैदोबंद से गुज़रना पड़ा है। आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि कानून के बाद कानून ने जो तय कर दिया डॉक्टर कफ़ील के ताल्लुक़ से, ज़ाहिर इलाहाबाद हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच का फ़ैसला है और चीफ़ जस्टिस उस बेंच को हेड कर रहे थे। चीफ़ जस्टिस गोविंद माथुर, इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस। ज़मानत नहीं बल्कि ये केस ख़त्म किया है। वो जो NSA लगाया था उसको गैर कानूनी करार दिया है और NSA का जो एक्सटेंशन किया था उसको गैर कानूनी करार दिया है। यानी NSA लगाने के बाद जो 3 महीने की मुद्दत गुजर गई थी उसको गवर्नमेंट ने फिर एक्सटेंड किया था। तो वो इनिशियल जो ओरिजिनल मुद्दत थी 3 महीने की कैद की, उसको इल्लीगल करार दिया है और NSA लगाने को इल्लीगल करार दिया है और NSA के एक्सटेंशन को इल्लीगल करार दिया है। तो मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस बहुत ही क्लियर फैसले के बाद यूपी के चीफ मिनिस्टर को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और चूँकि ये इनडायरेक्टली इंडाइक्टमेंट है यूपी के चीफ मिनिस्टर का, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दरअसल उनके खिलाफ ये एक फैसला दिया है। मुझे याद आ रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला और दिया था यूपी सरकार के होर्डिंग्स के ख़िलाफ़ और ये कहा था कि ये तरीक़ा ठीक नहीं है, इसे आप हटाएं। और अब ये दूसरा फ़ैसला, बड़ा फ़ैसला है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। जी, आप अपनी बात जारी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ शुरू में कि देखिए, डॉक्टर कफ़ील के ख़िलाफ़ जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई आपने ख़बरों में पढ़ ही लिया होगा, कुछ थोड़ा सा हल्का सा इशारा हम भी कर देंगे। वो तमाम कार्रवाई किसी कानूनी ठोस सबूत की बुनियाद पर नहीं हुई बल्कि महज यूपी के चीफ मिनिस्टर की ज़िद और उनकी एक तरह से दुश्मनी के सबब हुई। अब आप कहेंगे कि दुश्मनी कैसे, तो मैं थोड़ा सा इसको पीछे ले जाता हूँ। 2017 में डॉक्टर कफ़ील जो हैं वो बहुत ही यंग डॉक्टर हैं और बच्चों के अमराज के माहिर हैं, यानी बच्चों के जो बीमारियां हैं उसके एक्सपर्ट हैं। तो 2017 में PhD करने के बाद और जो उन्होंने अपने फील्ड में PhD की, उसके बाद उनको BRD कॉलेज गोरखपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से जगह मिल गई थी। तो वो पढ़ा भी रहे थे और वो बच्चों के डॉक्टर भी थे। कॉलेज में जो अस्पताल है BRD हॉस्पिटल, उसमें वो बच्चों को देखते भी थे और इत्तेफाक से जो बच्चों का डिपार्टमेंट है उसके हेड भी थे। तो आप सबको मालूम होगा कि दिसंबर 2017 में वहाँ 100 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो गई थी क्योंकि गैस सिलेंडर की सप्लाई ख़त्म हो गई थी। ख़त्म इसलिए हुई थी कि सप्लायर ने सप्लाई रोक दी थी और
इनका कहना ये है कि ये भी और दूसरे डिपार्टमेंट के लोग भी हुकूमत को मुत्तला करते रहे कि सप्लायर का बहुत पैसा ड्यू हो गया है, सप्लायर सप्लाई बंद करने की धमकी दे रहा है और सरकार ने उसका अभी तक पैसा नहीं दिया। तो बुनियादी गलती तो ये सरकार की थी, हेल्थ डिपार्टमेंट की थी कि उस सप्लायर का पैसा नहीं दिया। दूसरी गलती उस सप्लायर की थी कि उसने ऐसी सेंसिटिव जगह की सप्लाई रोक दी कि जहाँ बच्चों को सिलेंडर लगा हुआ है यानी ऑक्सीजन, और उसने सप्लाई रोक दी, तो ये बच्चे इतने सारे मर गए। किसी तरह से इसमें डॉक्टर कफील इन्वॉल्व नहीं थे, नंबर 1। नंबर 2, जैसे ही डॉक्टर कफील को मालूम हुआ, चूँकि उनकी प्राइवेट क्लिनिक भी थी और वो ऐसा कर सकते थे कानून के मुताबिक, वो फ्री देखते थे बच्चों को, वो कोई पैसा नहीं लेते थे। वो जैसे ही उनको मालूम हुआ तो वो फ़ौरन आए और उन्होंने अपनी जेब से पैसा देकर सिलेंडर उठा के लाए, अपनी जो 800 मारुति गाड़ी है उसमें सिलेंडर डाल के लेकर आए। तो इस तरह उन्होंने कई बच्चों की जानें बचाई। उसके बाद क्या हुआ कि फिर मीडिया की जो अटेंशन है वो डॉक्टर कफील की तरफ हो गई और डॉक्टर कफील मीडिया उनको हीरो की तरह पेश करने लगा, और यही हेडिंग्स आई भी कि डॉक्टर कफील ने जो है हीरो की तरह काम किया है और बच्चों को बचाया है। चीफ मिनिस्टर ख़ुद गोरखपुर गए और बाकायदा ये खबरें आई थी कि उन्होंने कहा कि अच्छा हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, इसको मैं हीरो बनना सिखाऊंगा। उसी दिन इनके ख़िलाफ़ मुकदमा हुआ, गिरफ्तारी हुई और फिर काफ़ी दिनों के बाद 4-5 वीक के बाद ज़मानत भी हो गई। यानी वो केस बहुत भोदा था और कोई ठोस बुनियाद नहीं थी, तो उनकी ज़मानत हो गई। अब उसके बाद 2017 से 2019 के दौरान उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं। जो मुकदमा था जिसमें वो ज़मानत पे थे बस वही था। लेकिन फिर ये सीए आ गया दिसंबर 2019 में। तो इस सीए के इस दौरान 2017 से 2019 के दौरान उन्होंने क्या किया ये बताना बहुत ज़रूरी है। वो गोरखपुर से मुजफ्फरपुर गए, मुजफ्फरपुर बिहार में एक जगह जो बहुत दूर है वहाँ से, और वहाँ याद होगा आपको एक चमकी बुखार उठा था। उस चमकी बुखार में 300 से ज़्यादा बच्चे मर गए थे। उसमें नीतीश कुमार के ख़िलाफ़ मीडिया ने ऐसा माहौल नहीं बनाया जैसा माहौल गोरखपुर में डॉक्टर कफील के ख़िलाफ़ बना, जो चीफ मिनिस्टर की इस कार्रवाई के बाद मीडिया बिल्कुल पलट गया और उनको हीरो से ज़ीरो बना दिया, बल्कि दहशतगर्द बना दिया। उसके बाद ये हुआ कि वो मुजफ्फरपुर में फ्री बच्चों का इलाज कर रहे थे। जब इस तरह की खबरें उनकी आईं तो उनके ख़िलाफ़ माहौल बनने लगा। एक तरफ हुकूमत में उनके ख़िलाफ़ माहौल बन रहा था, दूसरी तरफ जो सीए के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों ने ये मुनासिब जाना कि डॉक्टर कफील इसके लिए एक राइट पर्सन है और उनको जलसों में बुलाया जाए। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने उनको 12 दिसंबर 2019 को तकरीर करने के लिए बुलाया। रास्ते में जैसे ही ये बाब सईद, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक बाब सईद गेट है, उसमें ये एंटर होने वाले थे, तो उसी वक्त सीओ सिटी अलीगढ़ का फ़ोन आया कि आप हरगिज़ वहाँ ना जाएं, नहीं तो माहौल ख़राब होगा और हम आपको पकड़ के बंद कर देंगे। तो इन्होंने, जैसा कि डॉक्टर कफील का कहना है जो अखबारों में छपा है, उन्होंने ये कहा कि क्या आपके पास योगी जी का फ़ोन आया है? अच्छा, डायरेक्ट पूछ लिया? डायरेक्ट पूछ लिया कि क्या आप ये बात योगी जी के कहने पे कर रहे हैं? चूँकि मेरे ख़िलाफ़ कोई कंप्लेंट तो है नहीं, आप तो एडमिनिस्ट्रेशन जब भी कोई कार्रवाई कर सकता है जब कोई कंप्लेंट हो, और अभी तो मैं गया भी नहीं, अभी मैं जा रहा हूँ, मुझे लोगों ने बुलाया है और मैं सीए के ख़िलाफ़ तकरीर करूँगा जो पूरे हिंदुस्तान में और लोग भी कर रहे हैं, और इनके साथ डॉक्टर योगेंद्र यादव भी थे और इसी तरह के बीसीओ नाम थे। मुसलमान नाम का सिर्फ यही एक आदमी था मेहमानों में। तो खैर ये वहाँ पहुँचे और वहाँ पुलिस भी आई, लेकिन ये अपनी तकरीर करने में कामयाब हो गए और इन्होंने 2-4 शायरी भी की वहाँ। मसलन एक शेर तो इन्होंने पढ़ा मुनव्वर राना का और एक शेर पढ़ा राहत इंदौरी का, और ये इन दोनों शेर में जहाँ वतन से मोहब्बत झलकती है, वहीं जो निकम्मे हुक्मरान हैं और जो डिक्टेटर हैं उनके ख़िलाफ़ एक बात कही गई है कि भाई अगर आपसे हुकूमत नहीं चलती तो आप हुकूमत छोड़ दें। अब ये बताने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि अगले ही दिन 13 दिसंबर 2019 को एसटीएफ पहुँचती है बम्बई, चूँकि ये रात को बम्बई चले गए। एसटीएफ आप सब जानते हैं कि एसटीएफ क्या होती है? स्पेशल टास्क फोर्स। और इसका काम क्या होता है? इसका काम स्पेशली दहशतगर्दी के केसेस में दहशतगर्दों को पकड़ना होता है और ये स्टेट गवर्नमेंट की होती है।
तो स्पेशल टास्क फोर्स गई इनको बम्बई से पकड़ने, और फिर जब इनको पकड़ लिया तो अखबारों में, चैनलों में बड़ी बड़ी हेडिंग लगी, डॉक्टर कफील नेब्ड बाय एसटीएफ, एसटीएफ नेब्स डॉक्टर कफील। नेब जो है ये दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल किया था कि दबोच लिया। तो एक ऐसा नेशनलिस्ट डेडिकेटेड कमिटेड डॉक्टर जो बच्चों के लिए फ्री काम कर रहा है, जिसके दिल में दर्द है बच्चों का, और जो सीए को डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ समझता है, जमहूरियत के ख़िलाफ़ समझता है, और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ख़िलाफ़ समझता है, आपने उसको देशद्रोह बनाकर पेश कर दिया। अब मैं थोड़ा सा जल्दी से आ जाता हूँ। 13 दिसंबर 2019 को इनको पकड़ कर लाया गया और मथुरा की जेल में बंद कर दिया। और जाहिर है कि एक प्रक्रिया होती है, कोर्ट में गए और कोर्ट ने भी उठा के इनको भेज दिया। यानी कोर्ट ने जानने की जहमत नहीं की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इल्ज़ाम क्या है, कि इल्ज़ाम क्या है, फिर उसके खिलाफ प्राइमा फेसाई सबूत क्या है। चूँकि देखिए बादियुन नज़र यानी कि शुरुआती नज़र में भी आपको कुछ सबूत पेश करने होते हैं, उसकी बुनियाद पर ही तो आप किसी को बंद करेंगे, वरना फिर कोर्ट में ले जाने का मकसद ही क्या रह गया, फिर तो आप ऐसे ही उठा किसी को बंद कर दो। तो लेकिन कोर्ट ने भी भेज दिया। उसके बाद ये हुआ कि इनकी वालदा ने, बहरहाल इनकी वालदा का रोल बाद में आएगा, 2 महीने के बाद जब इनकी अलीगढ़ के चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में इनकी एप्लीकेशन गई ज़मानत की, चूँकि इनको अलीगढ़ के केस में उठाया गया था, इसलिए इन्होंने वहाँ एप्लीकेशन लगाई, और अलीगढ़ के चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट ने वेरी राइटली ये कहा कि भाई इनके खिलाफ बादियुन नज़र में प्राइमा फेसाई कोई केस नहीं बनता, और आपने इनको उठा लिया, कोई ठोस सबूत आपने दिया नहीं। आप कहते हैं इन्होंने यहाँ अमन को नुकसान पहुँचाया, और इन्होंने मुसलमानों को भड़काया हिंदुओं के खिलाफ। यानी तो अजीब बात है, सीए के खिलाफ लड़ाई को आप हिंदू मुस्लिम बना देते हैं। जी। तो उसके बाद चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट ने फ़ौरन इनको रिलीज़ करने का ऑर्डर दिया। और यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ जिसकी डिटेल बहुत ज़्यादा अखबारों में नहीं आई है, 1-2 अखबारों में आई है, या जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है 42 पन्नों का, या उसमें आई है। ये किस महीने में ये अलीगढ़ में इनको बेल दी गई? 13 जनवरी को। 13 जनवरी 2019 एग्जैक्टली 1 महीने के बाद, 2 महीने बाद। हाँ 2 महीने बाद। हाँ तो उसके 13 जनवरी बता रहे हैं ना जी, 13 जनवरी, 1 महीने के बाद। हाँ 1 महीने के बाद। उसके बाद 5:30 बजे तक, अच्छा, कोर्ट ने लिखा कि हम स्पेशल एमिसरी यानी बहुत ही विशेष किस्म का दूत अदालत का वो भेज रहे हैं, और उनका नाम श्री सुमित कुमार, वो ये ऑर्डर लेके आ रहे हैं, और इनसे ऑर्डर लेकर रिसीव किया जाए और हमें वापस रिसीव दी जाए कि आपने ऑर्डर रिसीव कर लिया और इनको छोड़ दिया। 5:30 बजे एमिसरी जेल के दरवाजे पर पहुंच जाता है, एसएसपी के यहाँ पहुंच जाता है, सीओसीटी के यहाँ पहुंचता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ पहुंचता है। इन चारों के यहाँ वो कोर्ट का ऑर्डर बाय हैंड डिलीवर करता है, और जेलर साहब 5:30 बजे से 8:20 तक ऑर्डर नहीं लेते अपने हाथ में। इन 3 घंटों के बीच में क्या हुआ, इन 3 घंटों के बीच में मैं बता देता हूँ क्या हुआ। कि अलीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो अपने आप को बहुत साफ़ सुथरा मजिस्ट्रेट कहते हैं पूरे स्टेट का, और हर रोज़ जो है अपना एक ट्विटर पे डालते हैं कि कोरोना के दौरान मैंने कितना अच्छा काम किया, वो, और मैं भी उनको बहुत अच्छा समझता रहा, और मैं उनके ट्वीट का जवाब देता रहा और उनकी मैं हिमायत करता रहा। लेकिन ये उन्होंने किया कि उन्होंने फ़ौरन सीओसीटी, एसएसपी, पुलिस और जो बीट ऑफिसर्स, इन सबको काम से लगा दिया, और एक रिपोर्ट तैयार की गई 2 घंटे के अंदर अंदर, और इनको इतना बड़ा गद्दार वतन बनाकर पेश किया। कहा गया कि साहब इन्होंने मुस्लिम स्टूडेंट्स को, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुस्लिम स्टूडेंट्स को नाम लेके लिखा है काज़मी साहब, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये मेंशन किया है कि मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑफ अलीगढ़ वर इंस्टिगेटेड अगेंस्ट हिंदूज़। और फिर ये भी कहा गया कि क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, बौद्ध और क्या क्या सब के खिलाफ भड़का दिया। जी। और साहब अगर इनको अलीगढ़ जाने दिया गया, अगर इनको ज़मानत पे रिलीज़ किया तो ये फ़ौरन अलीगढ़ जाएंगे और वहाँ दंगा भड़केगा। इनके ऊपर मुल्क से गद्दारी का भी इल्ज़ाम है, चूँकि इन्होंने स्पीच ऐसी दी है और हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश की है। अच्छा, सीएए के ख़िलाफ़ बोलने को इन्होंने देशद्रोह कहा है, चूँकि एनएसए उस पर लगता है जो मुल्क के ख़िलाफ़ बगावत करे,
नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जी, जी। जो मुल्क की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा हो, और एनएसए के जो एक्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं उनको वायलेट किया गया, और महज 2 घंटे 40 मिनट के अंदर अंदर अलीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट CB सिंह साहब ने फ़ौरन वहाँ अलीगढ़ जेल को मैसेज भेज दिया कि हमने इनके ख़िलाफ़ NSA लगा दिया है, लिहाजा इनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। तो एक तो ये ज़मानत पर नहीं छूटे कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद, और 2 महीने के बाद इन पर NSA लगाया गया। वाक़े के 2 महीने के बाद, मैं एग्जैक्ट तारीख नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन 2 महीने मुझे याद है, अदालत ने भी लिखा है कि ठीक 2 महीने के बाद आपने इनको NSA लगाया, यानी 2 महीने पहले एक तकरीर की और उसके बाद आपने इनको गिरफ़्तार किया STF बॉम्बे से लाई पकड़कर। जब तो आपने NSA नहीं लगाया, साधारण सी दफ़ात लगा दी, 153B और क्या क्या जो साधारण सेक्शन होते हैं उनमें आपने बंद कर दिया। लेकिन अब 2 महीने के बाद जब आपको लगा कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अलीगढ़ ने इनको फ़ौरन ज़मानत पर रिलीज़ करने को कहा है, तो आपने इन पर NSA लगा दिया। इसका मतलब ये है कि आप एक बेगुनाह को हर हाल में जेल में रखना और सड़ाना चाहते थे, और शायद ऐसा लग रहा है कि शायद चीफ मिनिस्टर का ऑफिस बराह रास्त इसकी निगरानी कर रहा था। तो अब यहाँ से शुरू होता है कि फिर 7 महीने ये जेल में रहे NSA लगने के बाद, यानी एक्सटेंड भी हुआ, और उसके बाद इनकी वालदा, जिनकी काफ़ी उम्र है, शायद 70 साल के आसपास है, वो अदालत में सुप्रीम कोर्ट पहुंची। अच्छा, यहाँ मैं एक कानूनी नुक्ता आपको बता दूं, चूँकि सुप्रीम कोर्ट के ताल्लुक़ से कुछ कन्फ्यूजन हो गया था। इनकी वालदा जब सुप्रीम कोर्ट आई और उन्होंने हैबियस कॉर्पस यानी हब्से भेजा का एक होता है, वो एप्लीकेशन डाली कि मेरे बच्चे को पुलिस ने गिरफ़्तार किया है, कहाँ रखा नहीं मालूम, क्या इल्ज़ाम है नहीं मालूम, तो मेरे यहाँ अदालत में उनको फ़िज़िकली पेश किया जाए। तो अदालत जो है वो इस कानून के तहत अगर कोई रिट आती है, अदालत पाबंद है कि उसको इन पर्सन बुलाए और देखे कि ज़िंदा है, मुर्दा है, बीमार तो नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको कह दिया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जाइए, और इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये ऑर्डर दे दिया कि 15 दिन के अंदर अंदर इसको डिसाइड कीजिए। हालांकि वो 15 दिन के अंदर डिसाइड नहीं हुआ, उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। यहाँ एक बस कानूनी पॉइंट ये है कि हैबियस कॉर्पस में हर स्टेट की हाई कोर्ट को इख्तियारात दिए गए हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं आने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि स्टेट की जो हाई कोर्ट्स हैं उनको फुल पावर है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उनको ऑर्डर दें कि फ़ौरन उस आदमी को यहाँ पेश करो और या उसको रिलीज़ करो। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो 42 पन्नों का फ़ैसला दिया है, उसमें बस जो मोटी मोटी बातें हैं वो ये हैं कि एक तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अलीगढ़ को ये कहा गया है कि उन्होंने अपना दिमाग नहीं लगाया, और सेलेक्टिव पार्ट्स ऑफ द स्पीच, यानी जो डॉक्टर कफील का भाषण है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दिया गया था 12 दिसंबर 2019 को 600 स्टूडेंट्स की मौजूदगी में, उसमें अदालत ने लिखा है कि कोई बात कानून के ख़िलाफ़ नहीं, कोई बात मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं, कोई बात ऐसी नहीं है कि जिसकी वजह से दंगा भड़के, कोई बात अमन को नुकसान पहुंचाने वाली नहीं है, कोई बात मुसलमानों को हिंदुओं के ख़िलाफ़ भड़काने वाली नहीं है। बल्कि ये कोर्ट ने अपनी तरफ से लिखा कि बल्कि डॉक्टर कफील की स्पीच मुल्क में भाईचारे को प्रमोट करने के लिए है। जी जी जी, ये बहुत ही गैर मामूली है। देखिए, ऑन पेपर कोई बात लिखना जी, वो भी अदालत का, वो भी अदालत का, और ये कि चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि क्या तुम हीरो बनोगे, मैं हीरो नहीं बनने दूंगा, और उसके बाद किस तरह से केस लगता है, और उसके बाद तो ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम में जहाँ इस हद तक दुश्मनी जाहिर की गई हो, उसमें अब और इंसाफ की कहाँ कितनी उम्मीद रह जाती है आखिर। ये बहुत सख्त है, और आम तौर पर और कानून के तहत CAA के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट बाकायदा बड़े बड़े वकीलों का और मुल्क के कानून के जानने वालों का कहना है कि वो आपका कानूनी कॉन्स्टिट्यूशनल हक़ है, उस पर इतनी बड़ी कार्रवाई आखिर फिर आगे क्या कैसे। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस की बेंच है उसने सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे डिसीजंस को मेंशन किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने राइट ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच
और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो बोलने की आज़ादी है, बोलने का जो राइट है, उसको एक्सेप्ट किया है, एडमिट किया है, कई फैसलों का उसमें उल्लेख किया गया है। तो उसकी रोशनी में पूरे मुल्क में आपको राइट है, एक बात। दूसरी बात यह है कि सरकारें कानून बनाती हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पर कभी खरे उतरते हैं, कभी खरे नहीं उतरते। उनको जांचने का राइट प्लेटफॉर्म जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें आती हैं और सुप्रीम कोर्ट फिर कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पर उनको परखता है। तो सीए के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी पटिशन्स पड़ी हुई हैं, 100 से ज़्यादा पटिशन्स हैं। सुप्रीम कोर्ट उन पर सुनवाई नहीं कर रही है। कितने दिन हो गए, पूरे मुल्क में बेचैनी है। अच्छा, एक बात। दूसरी चीज़ ये, प्रोटेस्ट करने का राइट है। प्रोटेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप देश के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और सरकार के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करने की कोई पाबंदी नहीं है, कोई रोक नहीं है। सरकार के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करने का मतलब देश के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करना नहीं है। सरकार के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करने का मतलब किसी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस सरकार ने एक ऐसा भ्रम पैदा कर दिया है कि अगर आप उसकी किसी नीति के ख़िलाफ़ बोलेंगे तो गोया आप पर्टिकुलरली देश के ख़िलाफ़ बोलेंगे और स्पेसिफिकली हिंदू भाइयों के ख़िलाफ़ बोलेंगे। ये बहुत बड़ा एक मिथ पैदा कर दिया गया है। हमारे हिंदू भाई इसको समझ रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि पूरे मुल्क में मुसलमानों से ज़्यादा, यानी मुस्लिम लीडरों से ज़्यादा, हिंदू, बड़े बड़े हिंदू लीडरों ने सीए प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया है और उसमें हिस्सा लिया है। आपने जो बात कही थी मैं उसका जवाब दूंगा, उससे पहले मैं एक बात और अर्ज़ करना चाहता हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है वो इनडायरेक्टली बॉम्बे हाई कोर्ट की जो औरंगाबाद बेंच है उसका तबलीगी जमात के सिलसिले में अभी 2 हफ्ते पहले एक फ़ैसला आया है। उसमें जो कुछ बहुत ही शानदार 105 पेजेस का फ़ैसला है, बहुत शानदार फ़ैसला है। उसमें जो कुछ कहा गया है उसके एक हिस्से की पुष्टि की गई है इस फैसले से। वो मैं कैसे की गई मैं बता देता हूँ आपको। बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच ने ये कहा था कि ऐसा लगता है कि तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ जगह जगह जो केस किए गए हैं ये दरअसल तबलीगी जमात को नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को डराने धमकाने की कोशिश की गई है। क्यों? कि उन्होंने सीए के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था और सरकार ने ये एक्ट करके तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ ये एक्शन करके ये बता दिया है कि एनी एक्शन कैन बी टेकन एनीवेयर एनी टाइम। तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच का फ़ैसला था। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फ़ैसला आया है वो भी कमोबेश इनडायरेक्टली यही बात कहता है। तो आप ये देखिए, यहाँ स्पेशली जो मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने इसको ऐसा बना लिया था, ऐसा लगता है, उनके आप बयानात पढ़िए कि इसमें पुलिस ने अपने तौर पे कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए कि पुलिस की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए और होती है और कानूनन पाबंद है पुलिस। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के ख़िलाफ़ अगर केस हो जाए तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के गले में फंस जाएगी कानूनी शिकंजा। क्यों? कि उन्होंने सरासर कानून के ख़िलाफ़ काम किया है। लेकिन वो कर रहे थे चीफ मिनिस्टर ऑफिस के इशारों पे काम। तो जहाँ एक चीफ मिनिस्टर एक छोटे से आदमी के ख़िलाफ़ एक ज़ाती दुश्मनी पर उतर आए, तो इसका मतलब ये है कि आप मुल्क भर में जो प्रोटेस्ट हो रहे थे और उसके आप एक तो घबरा गए थे और दूसरे आप इंतकाम और दुश्मनी निकालना चाहते थे। अच्छा, वो शायद आपने जो जिक्र किया इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक दूसरे फैसले का, पूरे लखनऊ में, इलाहाबाद में, यूपी में जगह जगह होर्डिंग्स लगे थे उन लोगों के जिन्होंने सीए के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था और उनकी वजह से जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट, वायलेंट प्रोटेस्ट हो गए थे और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचा था, जाहिर है कि ऐसे में जो नापसंदीदा अनासिर होते हैं, उग्र तत्व होते हैं, वो फ़ायदा उठाते हैं मौके का। लेकिन कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं। और जो सीए के ऑर्गेनाइज़र थे प्रोटेस्ट करने वाले, उनके ख़िलाफ़ बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए। अदालत ने उसको इलीगल करार दिया, मगर उस पर अभी तक कोई वो नहीं। तो ये जो हुकूमतों का जो रवैया है कि अदालतों के अहकामात को ठेंगा दिखाते हैं, जैसे चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट अलीगढ़ के पहले फ़ैसले को मथुरा के जेलर ने नहीं लिया 3 घंटे तक, उसके ख़िलाफ़ भी अदालत की अवमानना का केस चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी, अच्छा, मुझे ये डॉक्टर कफ़ील के छूटने के बाद, उनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो वापस होने के बाद, क्या ये जो एंटी CAA मूवमेंट
जो कोविड की पाबंदियों की वजह से किसी तरह से रुका हुआ है, या कुछ लोग सोशल मीडिया के ज़रिए चला भी रहे हैं, और कुछ तरफ से आवाज़ें आ रही हैं कि वो फिर उसी तरह से चलेगा जैसे ही ये पाबंदियां कम होती हैं। तो क्या उनको इससे हिम्मत मिलेगी, इनकी ज़मानत से या इनका मुकदमा वापस होने से? देखिए, क्या होगा? ऐसी ज़मानतें 2-3 और हुई हैं, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी रिसेंटली दी है, और देवंगना को भी ज़मानत मिली है, 1-2 केस उन पे और हैं। तो इस तरह से ज़मानतें तो मिल रही हैं सीए के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करने वालों को। रही बात जो आपने सवाल किया, सीए के ख़िलाफ़ जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके अलावा भी अब आवाज़ें उठ रही हैं कि जैसे ही हालात नॉर्मल होंगे तो वो सीए के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट को उसी तरह से ज़िंदा करेंगे। मैं यहाँ एक बात ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, प्रोटेस्ट का राइट तो किसी सूरत में भी छीना नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट भी उसको एक्सेप्ट कर चुका है। अरे साहब, पार्लियामेंट में सवाल करने का हक छीना जा रहा है। जी जी, आप प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं। अपोजिशन पार्टियां कह रही हैं कि साहब हम फिर फायदा क्या पार्लियामेंट का, बिल्कुल, कि वहाँ सवाल बोलने नहीं दिया जाता। जी जी जी। और स्पीकर साहब स्टैंडिंग कमेटीज़ के चेयरमैन को मना करते हैं कि डिस्कस ना करें और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ना हो। तो ये मूवमेंट, उसे डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी पंचायत कहा जाता है संसद को। जी हाँ, कि पूरे मुल्क के नुमाइंदे आकर के यहाँ मुल्क के मसाइल पर बात करेंगे, पक्ष विपक्ष के बीच में नोकझोंक होगी, फिर मुल्क के फ़ायदे में कोई फैसले होंगे। वहाँ अपोजिशन को खामोश करने का भी इंतज़ाम इस तरीके से किया जा रहा है। कोविड के नाम से क्या क्या हो रहा है, इस पर बहुत लोगों को शक है कि ये सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत लोग इस तरह से कह रहे हैं और कुछ सबूतों के साथ भी कह रहे हैं। जी, आप अपनी बात बोलिए। देखिए, मैं इसमें बस सिर्फ 2 बातें कहूँगा कि एक तो ये प्रोटेस्ट तो हमेशा से हुए हैं, हमेशा होते रहेंगे, उनको दबाया नहीं जा सकता। वजह क्या है? वजह यह है कि इत्तफाक से 31% पर ये गवर्नमेंट चल रही है। इसका मतलब ये है कि जो बाकी रह गया है 69%, वो तो सेकुलर है। सेकुलरिज्म हमारी घुट्टी में है, और सेकुलरिज्म और जमहूरियत की जो बुनियाद है वो प्रोटेस्ट पर है। यानी आपके खिलाफ खड़े होने पर है, किसी भी पॉलिसी के खिलाफ खड़े होने के पर है। यहाँ तो अदालतों के फैसले के खिलाफ प्रोटेस्ट हो जाते हैं, और अदालतें उनको एक्सेप्ट करती हैं कि हाँ भाई, आपको राइट है करने का। एक तो ये, दूसरी ये कि मैं सरकार से अपील करूँगा कि, और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर शायद इतना एग्रेसिव नहीं होना चाहते सीए पर, जितना एग्रेसिव हमारे होम मिनिस्टर साहब हो रहे हैं। अब मालूम नहीं कि कोरोना के बाद कौन प्रिवेल करेगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर। लेकिन मैं प्राइम मिनिस्टर, चूँकि सबसे बड़े वही हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि इसको अभी ठंडे बस्ते में डाल दें। कोरोना बहुत बड़ी महामारी है, इससे निपटें। और कोरोना ने कमर तोड़ कर रख दी है हर सेक्शन की। आप हमारी इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए कुछ करिए, क्योंकि अभी आपके पास 4 साल हैं। अभी आप 4 साल कहीं नहीं जा रहे हैं, कोई आपकी सरकार को नहीं गिरा सकता। आपके पास बहुत बड़ी भारी जो है वो मेजॉरिटी है। तो आप दिलों को जीतिए, और जो मज़दूर परेशान हाल, और अब तो मज़दूर क्या, अच्छे लोगों की कमर टूट गई है, आप उनकी बद्दुआएं नहीं बल्कि उनकी दुआएं लीजिए। एक बात तो ये, एक मैं प्रोटेस्ट करने वालों से कहूँगा, प्रोटेस्ट कीजिए, आपका हक़ है, लेकिन थोड़ा सा अपने बयानात में हल्का सा नरमी लाइए, सख्ती के साथ प्रोटेस्ट कीजिए। जो आपको करना है कीजिए, वो आपका राइट है, लेकिन ऐसे बयानात न दीजिए जिसकी वजह से झूठ मूठ के फर्जी केस, ये फर्जी ही केस बना था डॉक्टर कफील के ख़िलाफ़, क्योंकि उन्होंने अशार पढ़ दिए थे। पुलिस शेर और शायरी को समझती ही नहीं। अब वतन परस्ती के ताल्लुक़ से जितने अशार अल्लामा इकबाल ने कहे हैं, वो अगर पढ़ दिए जाएं तो आज की जो पुलिस है वो यूएपीए लगा देगी, चूँकि वो उसे वतन के ख़िलाफ़ समझ बैठेगी। तो बहुत ही क्लियरली और कोशिश कीजिए, लेकिन प्रोटेस्ट बहरहाल बुनियादी राइट है, और मुझे नहीं लगता काज़मी साहब कि ये सिलसिला रुकेगा। बस हमारे प्रधानमंत्री इसको रोक सकते हैं अगर वो इसको ठंडे बस्ते में डाल दें। बहुत बहुत शुक्रिया वदूद साजिद साहब, आपने डॉक्टर कफ़ील से मुताल्लिक़ कई एंगल से बहुत सी इन्फॉर्मेशन हमें दी, और वो क्लैरिटी भी आई कि केस कहाँ से शुरू हुआ और किस किस तरह से किन किन मराहिल से गुज़रा। बेल हुई, उसके बाद जेलर ने ऑर्डर लेने से मना कर दिया, और इस बीच में दूसरा केस तैयार कर लिया पुलिस ने, और उन्हें फिर जेल में ही रहने पर मजबूर कर दिया। तो ये बहरहाल डेमोक्रेसी में ये सब कुछ हो रहा है, हम सब खुली आंखों से ये सब कुछ देख रहे हैं, और सरकारों के फैसलों के ख़िलाफ़ अदालतें फ़ैसले कितने
खुल कर के साफ तौर पर कह रही हैं, बता रही हैं, ये भी इसी डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। मैं समझता हूँ देश में सभी लोगों को इन सब चीज़ों पर गौर भी करने की ज़रूरत है और फिर हाँ, मुल्क की मजबूती के लिए इत्तेहाद इत्तेफाक रखना बहुत ज़रूरी है। और ये सरकारें आएंगी जाएंगी, ये आती जाती रही हैं और कोई भी दूध का धुला नहीं है। अब से पहले कांग्रेस की सरकारों में भी बहुत सी शिकायतें होती थी, लेकिन जिस तरीके से एग्रेसिव होकर के, बिल्कुल एक तरह से नंगे होकर के जिस तरह से अपने मुखालिफिन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होती हैं, उसकी डॉक्टर कफ़ील ज़िंदा मिसाल है। और मुखालिफत सिर्फ इतनी कि गोरखपुर में एक ही आदमी पॉपुलर हो सकता है, वो ख़ुद हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, और ये दूसरा एक कफ़ील अहमद के नाम का एक मुसलमान नाम भी कोई गोरखपुर में पॉपुलर हो सकता है। वो शायद बर्दाश्त उन्हें नहीं हुआ और यहाँ तक नतीजा हुआ, अपने ज़ातियात पे ले लिया गया और उसको बहुत छोटे दिल से एक तरह से कार्रवाई की। हुकूमत में रहने के बाद बड़ा दिल होना चाहिए, अपने मुखालिफिन के बारे में भी खुल करके और अच्छे साफ़ सुथरे फ़ैसले करने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वदूद साजिद साहब। आखिर में फिर मैं याद दिलाता हूँ कि इस वीडियो के नीचे एक लिंक है जिस पर आप जा कर के वदूद साजिद साहब की और वीडियो देख सकते हैं उनके अपने चैनल पर VNI पर, और उनका चैनल आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।